हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्राइड्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है संगठन। ये बीएसटी का चैप्टर 5 है, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। संगठन, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसे समझने के पहले बच्चों, आप इसके पहले वाले चैप्टर में आप ये समझ चुके हैं कि नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। संगठन जो है वो नियोजन का सेकंड स्टेप है, यानी कि दूसरा कदम है। पहला कदम नियोजन, दूसरा कदम संगठन। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन कर लेने के बाद प्रबंधकों की संगठन ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। यानी कि जब व्यवसाय में जो भी उच्च अधिकारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, ये तय कर लेते हैं कि उनके संस्था का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। जब वो नियोजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, उनका लक्ष्य सुनिश्चित हो जाता है, तब उनका अगला कदम होता है संगठन करना, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग करना। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट करना, हमें व्यवस्था करना, हमको व्यवस्था करना पड़ता है। नियोजन में जो लक्ष्य या उद्देश्य सुनिश्चित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन को संगठित करना होता है। इसलिए संगठन की स्थापना की जाती है। बड़ा ही क्लियर लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जो भी उद्देश्य या लक्ष्य संस्था ने स्थापित किए हैं, जिसे वो हासिल करना चाहता है, जहां पर वो है और जहां वो पहुंचना चाहता है, उसको हासिल करने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें तैयारी करनी पड़ती है, उन्हें व्यवस्था करनी पड़ती है। इस व्यवस्था को हम ऑर्गेनाइजिंग या संगठन कहते हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों, अब आपको संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। संगठन का तात्पर्य व्यवसाय के उद्देश्य जो प्रबंध द्वारा सुनिश्चित किए गए थे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी चीजों या संसाधनों को व्यवस्थित करना ही संगठन है। यानी कि फिर से वही बात कि जो उद्देश्य या लक्ष्य प्रबंध ने स्थापित किए थे, सुनिश्चित किए थे, उसको प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी संसाधन या चीजें लगेंगी, मानव, मशीन, संगठन, जगह, पैसा, ये सबको व्यवस्थित करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और हम संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। संगठन ढांचा तैयार करने को हम संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। संगठन करना एक गतिविधि है। संगठन ढांचा तैयार करने का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क रेडी करना, एक ढांचा तैयार करना कि भाई सबसे पहले सबसे ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन कार्य करेगा, और हमारे अधीनस्थ, एक प्रबंधक के अधीनस्थ कितने लोग होंगे। तो ये सारे व्यवस्था को करना, ये सारी चीजों को करने को हम एक गतिविधि कहते हैं। ये अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संगठन करना एक गतिविधि है, जिसके अंतर्गत यानी संगठन के अंतर्गत निर्धारित यह किया जाता है कि क्या क्रियाएं की जाएंगी, क्रियाओं का समीकरण कैसा होगा, उत्तरदायित्व एवं अधिकारों का अंतरण कैसे होगा, तथा कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब है कि जब हम संगठन का ढांचा तैयार करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ढांचा किस प्रकार होगा। एक लेवल का होगा, 2 लेवल, 3 लेवल, कितना होगा, कितने प्रबंधक होंगे, कितने सारे विभाग होंगे, उस प्रबंध के अधीनस्थ कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे, कितने अधीनस्थ होंगे, कौन किसकी उत्तरदायित्व कितनी होगी। देखिए, उत्तरदायित्व और अधिकारों को मैंने बोल्ड किया है, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये भी बोल्ड किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संगठन में हम ये भी तय करते हैं कि किसकी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व कितना होगा और किसके कितने अधिकार होंगे, कौन अधीनस्थ किस प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा। चलिए स्टूडेंट्स,
अब हम संगठन की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। विद्वानों ने संगठन के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए हैं। हेमन के अनुसार संगठन एक ढांचागत फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं को समन्वित तथा एक दूसरे से संबंधित किया जाता है। किसी भी स्कॉलर, बिजनेस स्कॉलर या जो ये स्कॉलर्स होते हैं, इनके डेफिनेशन अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और हेमन ने भी कहा है कि संगठन एक ढांचागत फ्रेमवर्क है। ढांचागत का मतलब होता है एक ढांचा तैयार किया जाता है कि कितने लेवल का होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कितने प्रबंधक होंगे और उनके अंतर्गत या उनके अधीनस्थ कितने लोग कार्य करेंगे। चलिए अब अगली स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा संगठन ढांचा को समझ लेते हैं कि संगठन ढांचा होता क्या है। देखिए, मैंने आपके सामने एक ढांचा बनाया है एग्जाम्पल के लिए, जिसमें सबसे पहले यानी कि टॉप मोस्ट लेवल पे प्रबंध संचालक, जिसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, वो टॉप मोस्ट लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। उनके अंदर बहुत सारे विभाग हो सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में सिर्फ 3 विभाग दिए हैं, 5, 6 कुछ भी विभाग हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि संगठन का आकार और प्रकार किस प्रकार का है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ 3 विभाग लिया है। मानव संसाधन विभाग यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, क्रय विभाग परचेज डिपार्टमेंट, वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद जो विभाग होते हैं, उन सभी विभागों के प्रबंधक होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स विभाग के अपने एक प्रबंधक होते हैं, क्रय विभाग का अलग प्रबंधक होता है, वित्त विभाग का अलग प्रबंधक होता है। इन प्रबंधक के अंतर्गत इन प्रबंधक के अधीनस्थ बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स यानी अधीनस्थ कार्य करते हैं। जैसे मैंने 3 बॉक्स में अ लिख के दिखाया है, जिसका अर्थ है अधीनस्थ। ये सारे 3, 4, 6 जितने अधीनस्थ की जरूरत होती है एक संस्था में, किसी विभाग में, उतने अधीनस्थ होते हैं जो कि एक प्रबंधक के अंदर कार्य करते हैं, उस विभाग के प्रबंधक के अंदर काम करते हैं, उनके अधीनस्थ होकर काम करते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि संगठन ढांचा में ये तय किया जाता है कि फ्रेमवर्क यानी किसका ढांचा किस प्रकार का होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके क्या जिम्मेदारी यानी कि उत्तरदायित्व होंगे। तो परचेज विभाग के प्रबंधक को उसके अधीनस्थ रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंस विभाग के प्रबंधक को उसके अंतर्गत जो भी अधीनस्थ काम कर रहे हैं वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे। तो संगठन के ढांचे से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन अथॉरिटी है और कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है यानी कि कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको अच्छे से अब तक समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन हम किसे कहते हैं, संगठन की ढांचा क्या होती है। अब हम जो अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है संगठन की प्रक्रिया यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो संगठन की प्रक्रिया को पूरा करने में हमें 4 कदम का पालन करना पड़ता है। इन 4 कदमों का पालन करके हम प्रोसेस को यानी संगठन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो पहला कदम क्या है? कार्य की पहचान एवं विभाजन। इस पहले पॉइंट में आपने नोटिस किया है कि कार्य की पहचान एवं विभाजन यानी कि यहाँ 2 प्रमुख कार्य हैं जो हमें करने होते हैं। वो क्या है? सबसे पहला कार्य है कार्य की पहचान करना, यानी कि एक संगठन के अंदर कौन से कार्य करने हैं, क्या कार्य करने हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, ये पता लगेगा हमें नियोजन से। जब संस्था नियोजन कर रही थी तब संस्था ने अपने कुछ लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य को निर्धारित किया था। उस उद्देश्य को पाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उसे क्या करना होगा ये समझ में आ जाएगा। उसका ऑब्जेक्टिव जो है, उसका लक्ष्य जो है, उसको हासिल करने के लिए कार्य कौन कौन से करने होंगे जिससे वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। तो हमें ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के, लक्ष्य या उद्देश्य को ध्यान में रख के क्या क्या कार्य करने हैं
ये आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद का बात है विभाजन। जब कार्य की पहचान हो जाती है कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं जिसे हम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उसी कार्य को अब हम छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, क्योंकि कार्य विभाजन से हमें कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने में मदद मिलता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है। वो क्या है? यहाँ पर हम प्रबंध के सिद्धांत का भी पालन कर रहे हैं। फ्योल ने कहा था कि कार्यों का विभाजन कर देना चाहिए। आपको याद है ना? चलिए अब हम अपना दूसरा कदम पढ़ते हैं। दूसरा है विभागीकरण, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब हम अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, तो जो कार्य एक जैसे होते हैं, कार्यों की प्रकृति जो एक जैसी होती है, उसका हम समूहीकरण कर लेते हैं, मतलब उसका हम समूह बना लेते हैं और एक एक समूह को एक विभाग में बदल देते हैं। इसी को हम विभागीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल खरीदना या संगठन में या संस्था में जो भी कार्य ऐसे हों जो खरीदारी से जुड़े हुए हों, जो क्रय से जुड़े हुए हों, कुछ भी खरीदने की बात आती है तो वो कौन से कार्य होंगे? वो खरीदारी के कार्य होंगे। तो इस प्रकार के जो भी कार्य होंगे जो क्रय से जुड़े हुए हैं, उनका हम एक समूह बना लेंगे और उस विभाग का नाम क्या होगा? क्रय विभाग। इसी प्रकार वित्त से जुड़े हुए, यानी कि पैसे से जुड़े हुए जो भी कार्य होंगे, वो एक जैसे कार्य होंगे। पैसे से का लेन देन, जो भी पैसे का कार्य होगा, वो एक जैसा कार्य है। इसका भी एक अलग समूह बन जाएगा और ये भी एक विभाग के रूप में स्थापित हो जाएगा, जिसे हम वित्त विभाग का नाम दे सकते हैं। तो बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? इसी प्रकार कई प्रकार के विभाग हम स्थापित कर सकते हैं। पिछले स्लाइड में तो आपने देखा था, मैंने 3 विभाग का एग्जाम्पल दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे संस्था के आकार होते हैं, उतना ही विभाग का उन्हें जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स विभाग यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट, यानी कि विक्रय विभाग, क्रय विभाग, विपणन विभाग यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मानव संसाधन विभाग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभागीकरण करने से जहां पर एक तरह के कार्यों का समूहीकरण कर लिया जाता है और उनका एक विभाग स्थापित कर दिया जाता है, इसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि विभागीकरण कहते हैं। चलिए अब हमारा तीसरा कदम है काम सौंपना, यानी कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ड्यूटी असाइन नहीं करेंगे तो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जितने भी वर्कर हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्हें कौन सा कार्य करना है। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि अलग अलग विभाग होते हैं, उसी तरह हर विभाग का एक प्रबंधक होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स डिपार्टमेंट ले लेते हैं, विक्रय विभाग। विक्रय विभाग का जो प्रबंधक होगा, मान लीजिए एक्स। अब एक्स के अधीनस्थ 3-4 अधीनस्थ होंगे। एक्स अपने अधीनस्थ को काम सौंपेगा। उसके विभाग का, क्रय विभाग का जो भी कार्य है, वो प्रबंधक अपने अधीनस्थ को कार्य सौंपेगा कि आपको ये कार्य करने हैं। काम सौंपने से पहले प्रबंधक ये बात को भी ध्यान में रखेगा कि कौन सा अधीनस्थ कौन से कार्य को करने में सक्षम है या योग्य है, क्योंकि जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी प्रकार का कार्य दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखा जाता है और इससे हमें विशिष्टीकरण का लाभ भी प्राप्त होता है। कैसे बच्चों? तो देखिए, अगर हम एक ही कार्य को बार बार करेंगे तो उससे क्या होगा? हम उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, कम समय में और कम लागत में। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। चलिए अब हमारा नेक्स्ट कदम है संगठन प्रक्रिया का वृत्तांत, यानी कि रिपोर्टिंग संबंध स्थापन, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये लास्ट कदम है। इसके अंदर जो भी काम प्रबंधक अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंपता है, काम तो सौंप देता है, अब अधीनस्थ की बारी आती है। प्रबंधक ने तो काम दे दिया, लेकिन जो काम अधीनस्थ को दिया गया है, अब अधीनस्थ को प्रबंधक को बताना होगा कि जो काम उनके द्वारा उन्हें दिया गया था, वो काम अच्छे से किए या नहीं, कहाँ तक किए, पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो इसको बोलते हैं
रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्थापित करना, रिपोर्टिंग संबंध की स्थापना करना, मतलब जो काम उन्हें प्रबंधक ने दिया था उसके प्रति उनकी जवाबदेही बनती है, उत्तरदायित्व बनता है उनका कि वो प्रबंधक को ये बताएं कि जो काम उन्हें दिया गया था वो काम वे अच्छे से किए हैं या नहीं। तो इसे कहते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में यानी कि रिपोर्टिंग संबंध स्थापन से ये एक बिल्कुल साफ हो जाता है कि कौन अथॉरिटी है और कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। और अधीनस्थ को भी पता होता है कि उसका अथॉरिटी कौन है और उसे किसे उसकी जवाबदेही किसके प्रति है। तो बच्चों, आई होप आपको ये संगठन की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो भी मैंने लिखवाया है आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसको आप आराम से रिवीजन कर सके और एग्जाम में लिख के बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मिलूंगी अगले स्लाइड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।